पहला सेक्शन जीके और करंट अफेयर्स का था। तो पहला क्वेश्चन, भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष में आया था? इसका सही आंसर होगा 1928। साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इस आयोग का कार्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना एवं उसके बारे में सुझाव देना था। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका गांधी, नेहरू, मुस्लिम लीग सभी ने इसका आविष्कार किया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राचीन कालीन लाड़ खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऐहोल। अब इस लाड़ खान नामक मंदिर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। लाड़ खान नामक मंदिर दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में है, जिसे भारत का सबसे प्राचीन शिव मंदिर के तौर पर जाना जाता है। प्राचीन समय में इस मंदिर का नाम चालुक्य शिव मंदिर था, लेकिन एक मुस्लिम शासक द्वारा इस मंदिर को आवास के रूप में अपनाने के बाद इस मंदिर का नाम लाड़ खान मंदिर पड़ा और इसका निर्माण पुलकेशिन प्रथम द्वारा 553 ईस्वी में करवाया था। पुलकेशिन प्रथम द्वारा 553 ईस्वी में। और इसका ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में कहाँ? ऐहोल में। क्वेश्चन नंबर 3, मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? तो इसका आंसर होगा द्रुमाश्म, जिसे डेंड्रोडाइट बोलते हैं। डेंड्रोडाइट्स का कार्य अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से सिग्नल प्राप्त करना और इन सिग्नलों को संसाधित करना और तंत्रिका कोशिका के सोमा को सूचना स्थानांतरित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा टीमों की रैंकिंग की पुनः समीक्षा करने के बाद टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था? तो इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड, जो कि प्रथम स्थान पे था भारत। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए हर सेट में करंट्स के 10 से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले ईयर 2020 में। तो आपको करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करना है। उसके लिए आप मोबाइल पढ़ सकते हो, क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हो, जहाँ से आपको चलेगा वहाँ से आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नू गोस्वामी, जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व किसके खिलाड़ी थे? तो वो क्रिकेट के खिलाड़ी थे। चुन्नू गोस्वामी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। चुन्नू गोस्वामी का ये पश्चिम बंगाल के थे और इनका जन्म 1938 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे? तो द्वितीय उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे और जबकि प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। जाकिर हुसैन द्वितीय उपराष्ट्रपति 1962 में बने थे। इनको 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 13 मई 1967 को डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे और जबकि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और इनका निधन 3 मई 1969 को हुआ। ये अपना राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा नहीं कर सके थे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा स्कोलियोडॉन्स। स्कोलियोडॉन्स को ये एक तरह की मछली होती है जिसे डॉग फिश बोलते हैं। डॉग फिश का ही दूसरा नाम स्कोलियोडॉन्स है। तो वैसे हम बायों में पढ़ते हैं हृदय में 2 प्रकोष्ठ किसमें पाए जाते हैं? तो सामान्य मछलियों में पाए जाता है। तो ये मछली के डॉग फिश का ही दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 8, मड़ई नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। मड़ई महोत्सव छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। मड़ई महोत्सव गौंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह दिसंबर की शुरुआत से मार्च के अंत तक मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मुद्रास्फीति। यह इकोनॉमिक्स का सवाल है। इसको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको वास्तविक जीडीपी, सांकेतिक जीडीपी सबके बारे में आपको डिटेल में समझा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश रॉय, जिनका मई 2020 में निधन हो गया, वे किस भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है बंगाली। देवेश रॉय बंगाली भाषा के विख्यात साहित्यकार थे। इनका उपन्यास तिस्ता पारेरे वृतांत के लिए सन 1990 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी थी और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। इन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया था। इनकी प्रमुख पुस्तक वर्ण परिचय और ऋतु पाठ है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवंशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? तो इसका आंसर होगा कपास। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विघटित पश्चात उसे अवशोषित करता है? तो इसका आंसर होगा राइजोपस। राइजोपस एक मृत उपजीवी कवक है जो हमें सफेद फफूंदी रूप में जैसे रोटी, अचार जैसे स्थानों पर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? तो लॉर्ड लिलिथगो द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। यह घोषणा 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया था, जिसमें मुसलमानों के हितों का उल्लेख किया गया था। इसमें यह बताया गया था कि बिना अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के बिना सरकार कोई भी संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीं कर सकती। इस प्रस्ताव को बाद में अस्वीकार कर दिया गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने ही इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। मुस्लिम लीग ने इसलिए इसे अस्वीकार किया था क्योंकि इस प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, येमसे नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से कहाँ से संबंधित है? तो यह नागालैंड राज्य से संबंधित है। येमसे एक फसल उत्सव है जो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से पोचरी जनजाति द्वारा फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाले हार्मोन स्रावित करती है? तो इसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है। इसका वजन 0.6 ग्राम होता है। इसका कार्य शारीरिक विकास जैसे वृद्धि, रक्तचाप, स्तन दूध का उत्पादन, भोजन का ऊर्जा के रूप में परिवर्तन, तापमान नियंत्रण आदि को नियंत्रित करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? तो रबी की फसल सर्दियों में बोई जाती है, जो कि जौ, सरसों, चना ये सब सर्दियों की फसल है, तो ये रबी की फसल है। लेकिन कपास खरीफ की फसल है। क्वेश्चन नंबर 18, मैग्रेस कार्लसन किस देश के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी है? तो वो है नॉर्वे। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? आर्टिकल 106 के अनुसार संसद द्वारा भारत के लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का वेतन का निर्धारण किया जाता है। इसका आंसर संसद। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? तो राधानगर बीच अरब सागर का नहीं है, क्योंकि राधानगर बीच जिसे बीच नंबर 7 भी कहा जाता है, यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण पश्चिम भाग में हैवलॉक द्वीप में स्थित है, न कि अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 21, पावलकुट नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यह मिजोरम से संबंधित है। पावलकुट नामक जनजातीय पर्व दिसंबर में आयोजित होने वाला मिजोरम का त्यौहार है। यह फसल के बाद का त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे? तो वो किस वर्ष में हुआ था? 1915 में, क्योंकि 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। सूरत अधिवेशन 1907 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसे सूरत विभाजन कहा जाता है, जो दो गुटों उग्रवादी और नरमपंथी में डिवाइड हुआ था। और यह 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोनों गुट एक हो गए थे। लेकिन इसका आंसर एसएससी ने स्टार्ट में 1915 माना था, लेकिन इसके ऊपर रिट लगे थे, उसके बाद इसका आंसर 1916 माना गया था। क्वेश्चन नंबर 23, जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौर सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? स्वच्छता। यह पुरस्कार केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत प्रेरक दौर सम्मान की घोषणा की गई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 90 फीट है। इसकी विशेषता यह है कि वर्षा के दिनों में यह रक्त लालिमा लिए होता है और गर्मियों की चांदनी रात में यह बिल्कुल सफेद दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 25, सिविल के संक्षिप्त नाम से जाने वाली एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। सिविल की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, बी से ब्यूरो, आई से इंडिया, एल से लिमिटेड। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सिविल स्कोर के आधार पर क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट कार्ड का जो स्कोर होता है, उसकी जो रैंक होती है वो देखी जाती है, जिससे बैंकों में क्रेडिट कार्ड की लिमिट सेट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेव मोही किस भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है सिंधी। ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी करंट से रिलेटेड। सितंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्व अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर रहेगी। तो इसका आंसर है 10.6%। क्वेश्चन नंबर 28, पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्ष्य समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है रेहड़ी वाले। जो रेहड़ी वाले थे, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं,
उनके लिए यह योजना थी। तो इस योजना के बारे में थोड़ी सा हम पढ़ लेते हैं, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट योजना है। तो पीएम स्वनिधि योजना जून 2020 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक सरकारी योजना है, जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना के तहत रेहड़ी वालों को 10,000 रुपये तक 1 वर्ष के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ये पीएम स्वनिधि योजना थी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका तो को पता है कि नकदी मतलब पैसे का प्रबंधन कौन करता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 30, जून 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कितने % की गिरावट होने की संभावना है? तो इसका आंसर है 3.2%। ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र में स्थित है और इसके उत्खनन से तांबे का एक गैंडा, एक हाथी, एक भैंसा है, एक रथ जिस पर एक व्यक्ति खड़ा मुद्रा में है प्राप्त हुआ था दैमाबाद से, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, ऐसे आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरी चोरा कांड घटित हुआ था? तो इसका आंसर है संयुक्त प्रांत। भारत के इतिहास में अमर चोरी चारा कांड 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चोरी चौरा में हुआ था। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था, तो जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे उनके सभी कर्मचारी मारे गए। इस घटना के कारण 3 नागरिक और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी, जो हिंसा के घोर विरोधी थे, ने इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो आर्टिकल 129 है घोषणा करता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे? इसका आंसर है आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? तो इसका आंसर है रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। सुदर्शन झील के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदमन द्वारा करवाया गया था। शुरू में इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकारी पुष्यगुप्त ने करवाया था। इस शिलालेख में शक शासक रुद्रदमन, मौर्य शासक अशोक और गुप्त शासक स्कंदगुप्त से संबंधित है यह शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 36, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार किस वर्ष तक 1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पाद निर्यात का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024-25 तक 1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पाद निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। यह भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37, जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। यह भी इकोनॉमिक्स का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 38, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो धमेक स्तूप यूपी में स्थित है और इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये यूपी में वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है। यह एक बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है। क्वेश्चन नंबर 39, 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर है बलदेव सिंह को। क्वेश्चन नंबर 40, ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। पुरुष विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार भारत के बजाय निम्नलिखित में से किस देश को दिया गया है? तो यह सर्बिया देश को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिण राज्यों में केंद्रित है? तो दक्षिण राज्यों में विशिष्ट रूप से कॉफी उगाई जाती है, आप सब लोग जानते हैं, और तो इसका आंसर होगा कॉफी। क्वेश्चन नंबर 42, यीस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं? तो अवायवीय श्वसन हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इसमें उत्पाद इथेनॉल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी ऊर्जा बनता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई है? तो 91वें संविधान संशोधन द्वारा यह सीमा निर्धारित की गई है। 91वें संविधान संशोधन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यह संशोधन 2003 में हुआ था। इसके तहत दल बदल व्यवस्था में संशोधन, केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता और केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा एवं विधानसभा की सदस्य संख्या 15% होगा। मतलब मंत्री लोकसभा एवं विधानसभा में कुल सदस्य संख्या का 15% ही मंत्री बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार
निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो अरविंद केजरीवाल को भी प्राप्त हुआ है, किरण बेदी को भी, अरुण शौरी को, लेकिन प्रशांत भूषण को प्राप्त नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय कृषि के संदर्भ में बेवर, दहिया और पोंडू शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम है? तो एक खेती का आदिम स्वरूप का नाम है बेवर, दहिया, पोंडू शब्द। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर प्राप्त किया है? तो सुमन गोस्वामी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे का एक सामान्य स्रोत नहीं है? तो जेब्रा एक सामान्य स्रोत नहीं है, बाकी तीनों एक सामान्य स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 48, 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने? तो दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना थे और प्रेसिडेंट में अरविंद केजरीवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 49, अलेक्जेंडर डेयरी रिपल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जलमाप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह पुरस्कार यूके द्वारा प्रदान किया जाता है। ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 50, लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से? तो लोटिया त्यौहार है जो राजस्थान से संबंधित है। ये चैत्र महीने में गाया जाता है। यह महिलाएं तालाब और कुएं से पानी भरकर लोटा और कलश लाती हैं और वे उन्हें फूलों से सजाते हैं और घर आते वक्त इन गीतों को गाया जाता है। तो ये जीके के 50 क्वेश्चन थे। अब आगे वाले क्वेश्चन मैथ्स के और रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करते हैं। अब हम रीजनिंग के सेक्शन की बात करते हैं, पार्ट बी रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित चार आकृतियों में से तीन में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। अब इसमें हम देख सकते हैं कि असंगत कौन सी है, कि जो ये एरो है और ये राउंड शेप है, ये एक जगह है, इधर भी एक जगह है और इधर भी एक जगह है, लेकिन यहाँ ये अपोजिट डायरेक्शन है, ये इधर है और ये इधर है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वेन आयत में आयत किसानों को निरूपित करता है, वृत्त जमींदारों को निरूपित करता है और त्रिभुज मवेशी पालकों को निरूपित करता है। दिए गए अक्षर उस विशिष्ट वर्ग में लोगों के समूह को निरूपित करता है। ओके, निम्न में से कौन सा विकल्प उन किसानों के समूह को निरूपित करता है जिनके पास मवेशी लेकिन भूमि नहीं है? अब मवेशी कौन निरूपित करता है? त्रिभुज निरूपित करता है। त्रिभुज ये रहा, ये त्रिभुज रहा। अब हमको चूज करना है कि जिनके पास भूमि नहीं है। त्रिभुज में AGDC आ रहा है और भूमि किस किसके पास है? भूमि किसानों को निरूपित करता है जमींदार, तो वृत्त जमींदार। तो जमींदार जिसके जमींदार वही होता है जिसके पास जमीन हो, भूमि हो। तो इसमें जी नहीं हो सकता क्योंकि वृत्त के अंदर है। जी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, जी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता और एफ त्रिभुज के अंदर है ही नहीं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में विकल्पों में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत फलकों पर होगा? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा फलक किसके अपोजिट में होगा। अब घन का एक बेसिक नियम होता है कि हमको घन का बेसिक नियम होता है कि जो ये 4 1 2 तो ये 3 और ये 4, ये 4 होते हैं। जो एक इसमें से 1 3 का अपोजिट होता है, ये 1 3 का अपोजिट होता है, ये वाला 3, और ये दूसरा नंबर का ये 4 का अपोजिट होता है। बाकी साइड वाले आपस में अपोजिट होते हैं। अब हम इसमें ऑप्शन देख लेते हैं किसमें कौन सा ऑप्शन मैच खाता है। y और k, जबकि y किसका अपोजिट है? m के। और u और a, जबकि u किसका अपोजिट है? s के। k और a, इसका मतलब ये सही आंसर है। और चौथा ऑप्शन क्या है? y और s, जबकि y है जो किसके अपोजिट में होगा? m के। आंसर हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन चौथा, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब इसमें एक छोटा सा नियम लग रहा है कि जब हम 5 × 12 करेंगे तो 12 × 5 = 60 प्लस वापस से 5 ऐड होगा तो 65। इसी प्रकार 7 × 14, 7 × 14 कितना हो गया? 7 × 14 = 98 प्लस 7 तो 105। वहीं 9 × 13 करेंगे तो 9 13 9 117 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा? 126। तो इसका आंसर 126। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसकी तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से। मतलब इसमें जो दूसरी आकृति है ये और इसमें क्या संबंध है? हमको दिख रहा है कि ये इसका अपोजिट है, ये ऊपर है तो ये अब इस बार नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया। तो इसमें भी सेम ऐसा हो जाएगा, ऊपर वाले नीचे आ जाएगा तो ये नीचे आ गया और ये ऊपर चल जाएगा ऊपर। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6,
निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 के मध्य एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। कुछ असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। हमसे पूछा है कि ये 3 किसी तरीके से समान है जबकि एक इनमें डिफरेंस है। वो कौन सा डिफरेंस है उस समूह का हम देखते हैं। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 के मध्य एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। इसमें हम देखेंगे 3 अक्षर समूह किसी में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे कि टी 20 नंबर पे है, एक्स 24 नंबर पे है, बी 2 पर है और एफ 6 पर है और जे 10 पे। तो सब में 4 प्लस ऐड होते जा रहे हैं। जैसे पी 16 पे है, टी 20 पे है, तो 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 4 24, तो 24 पर एक्स आता है और 24 प्लस 4 2, क्योंकि 26 के बाद वापस 1 से चालू हो जाती है गिनती। तो 2 पर बी है और 2 प्लस 4 6, 6 पर एफ है। तो ऑप्शन 1 2 3 ये तीनों में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि हर डिजिट में 4 ऐड हो रहे हैं, जबकि फोर्थ में यह पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब ये जैसे आपको दिख रही है सेम ऐसे की ऐसे ही आपको इन 4 ऑप्शन में मिलेगी। इसको घुमाने की ये टेढ़ा बेड़ा देखने की जरूरत नहीं, सेम जैसे एग्जिट ये है वैसे ही आपको मिल जाएगी। तो हम इसका ऑप्शन देखते हैं कि फोर्थ में ये सेम डिटो हमको मिल रही है। आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो ये दिख रहा है आपको सेम एजिटेट वही है, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इसमें तीनों में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन चौथे में वही पैटर्न फॉलो हो गया तीनों में। तो ये जो त्रिभुज है ये एक बार ऊपर आ गया, इसमें फिर एक बार और घूम गया राइट की तरफ, फिर इसमें इस बार यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये रहा। ऐसे ही सारे एक बार घूम रहे हैं, ये भी एक बार घूम रहे हैं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गणितीय चिन्ह, क्वेश्चन नंबर 9, गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे निम्नलिखित समीकरण में स्टार के स्थान पर बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर यह संतुलित हो जाएगा। कि बाएं से दाएं रखना है हमको, कि बाएं से दाएं पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले ये रख के अपन चेक कर लेंगे कि गुना, यहाँ पे गुना रखेंगे, यहाँ पे माइनस रखेंगे, यहाँ पे डिवाइड रखेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इक्वल 28 आ रहा है नहीं आ रहा। तो हम ये चारों रख के देख लेंगे। तो ये चारों रख के देखने के बाद हमको जो इसका सही आंसर मिलेगा वो ऑप्शन 3 मिलेगा। आप एक बार ट्राई चेक कर सकते हैं जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके आकृति में युग्म के मध्य वही संबंध है जो दिए गए प्रश्न आकृति में युग्म के मध्य है। इसमें क्या संबंध है? इसमें हमको साफ साफ संबंध नजर आ रहा है कि जो ये वर्ग है ये वर्ग मिडिल में आ गया और जो ये गोला है तो ये गोला 2 वर्ग उसके ऊपर आ गया। तो ऐसे ही यहाँ पे त्रिभुज है तो त्रिभुज बीच में आ जाएगा और जो ये वर्ग है इसके ऊपर 2 वर्ग आ जाएगा। तो ये 2 वर्ग आ गए, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इनमें हमको पैटर्न ध्यान से देख के उसको अच्छे से देख लेना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, वही हमको ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11, एक पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई हैं जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याओं में से कोई एक संख्या अंकित है। 2 दर्शाने वाले फलक के अपोजिट फलक पर कौन सी संख्या होगी? अब हमको ये जो 2 है इसके अपोजिट में कौन सी संख्या होगी? तो इसका सीधा फंडा होता है कि हम तीनों पासे में से कॉमन संख्या देखते हैं कि नहीं 2 पासे में कौन कौन से 4 कॉमन है, इधर भी 4 है, इधर 5 है, इधर भी 5 है। तो एक साइड को 2 आ रहा है तो 4 के अपोजिट में 2 नहीं हो सकता, 5 के अपोजिट में 2 नहीं हो सकता है। ऐसे ही इधर 4 के अपोजिट में 2 नहीं हो सकता, 5 का अपोजिट में 2 नहीं हो सकता। ऐसे ही इस पास में 5 का अपोजिट में 3 नहीं हो सकता, 4 के अपोजिट में 3 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या निकला कि 2 और 3 आपस में अपोजिट हैं। 2 और 3, 2 किसके अपोजिट में है? 3 के, तो आंसर 3 हो जाएगा। और वहीं और थोड़ा और इसको अच्छे से समझेंगे तो 2 किसके अपोजिट में हो गया 3, और 4 और 5 के अपोजिट में कौन सी संख्या आएंगी? 1 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति x में अंतर्निहित है। तो इसमें हमको वो देखना है कि कौन सा ये चारों ऑप्शन में से कौन सी इसमें कौन सी मिल रही है। तो ये वाली आकृति, फर्स्ट वाली आकृति को हम देख लेते हैं कि फर्स्ट वाली आकृति में ये हमको कहाँ पे मिल रही है। ये देखिए ये सेम डिटो ये सेम की सेम मिल रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, जबकि बाकी कोई भी आकृति नहीं मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 13, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। कैसे है ये? क्योंकि हम जानते हैं कि सर्जन और डॉक्टर प्लम्बर, जो डॉक्टर होता है जो सर्जन होता है वो एक तरह का डॉक्टर होता है। तो सारे सर्जन डॉक्टर होते हैं लेकिन सब डॉक्टर सर्जन नहीं होते, इसलिए सारे ये सर्जन हो गया और ये डॉक्टर, क्योंकि सारे सर्जन डॉक्टर होते हैं लेकिन प्लम्बर डॉक्टर नहीं होते, तो ये अलग से हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। इसमें भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब वो पैटर्न कौन सा है ये देखिए कि पहले ये दोनों ऊपर हैं, फिर ये दोनों नीचे आ गए और स्टार आ गया, फिर स्टार गायब हो गया, ये नीचे हैं, फिर ये ऊपर चले गए, फिर स्टार आ गया। अब स्टार गायब हो जाएगा और ये आपस में पलट जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ये आपस में पलट गए थे, ये तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, स्टार गायब हो जाएगा। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। कायर का बहादुर है तो पारंपरिक चीज है तो उसका आधुनिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दिए गए निम्नलिखित पैटर्न को पूर्ण करेगी। अब इसमें खूब अच्छे से हमको समझ में आ रहा है कि पहले में ये आएगा तो तीसरे में ये, दूसरे में जो है चौथे में वो, तो पहले में जो है तो तीसरे में वो आ जाएगा, तो यहाँ पे त्रिभुज आ जाएगा। और यहाँ पे पहले में ये है, चौथे में ये, तो पहले में ये तो तीसरे में ये षटकोण आ जाएगा। और चौथे में यहाँ पर वर्ग है तो दूसरे में वर्ग आ जाएगा, तो यहाँ दूसरे में वर्ग है, चौथे में षटकोण है और तीसरे में यहाँ त्रिभुज है, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब हम बात नंबर 17। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इसको कौन पूर्ण करता है, इनको हम एक एक को रख के देख लेते हैं, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। ये थर्ड रख के देखेंगे तो ये पूरा पूरा कंप्लीट फॉलो करेगा, इस पैटर्न को पूर्ण कर देगा ये आकृति को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। तो हम देखते हैं कि तीन में क्या समानता है इनमें, कि ये भी कोण है, इसमें भुजा है, ये चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है, 3 भुजाओं से, ये 4 भुजाओं से, ये 5 भुजाओं से, लेकिन ये इसमें एक भी भुजा नहीं है, तो आंसर तीसरा हो जाएगा। आंसर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। और 19 पे हम देखते हैं कि विशाल ने रवि से x धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए उधार ली। वह उधार ली गई धनराशि पर वार्षिक रूप से 2240 का ब्याज का भुगतान करता है। x का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर 28,000 हो जाएगा। वो कैसे, कि वो धनराशि 28,000 कैसे आएगी, तो जो रवि ने विशाल ने रवि से कितना उधार लिया, 8% ब्याज की दर, तो माना कि x अपने क्या हो गया कि x राशि उधार ली, दर क्या है 8%, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, और ब्याज कितना है 2240 रुपये। तो हम सीधा जानते हैं कि मूलधन निकालने के लिए मूलधन बराबर 2240 इंटू 100 अपॉन टाइम इंटू दर। तो टाइम 1 ईयर है और जबकि दर 8% है तो 8 है, तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 28,000 आ जाएगा, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। यदि दर्पण को निम्नलिखित चित्र के अनुसार पी के ऊपर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो इसमें एच सारे ऑप्शन में कॉमन सही है, 1 भी सही है, 2 है, तो 2 कैसा बनेगा, 2 भी सारे ऑप्शन में सही नहीं है, 2 कहाँ गलत हो गया, इसमें 2 गलत हो गया, 2 ऐसे नहीं आएगा, 2 सही है, ये 2 इसमें सही है, 4 है, 4 इसमें सही है, इसमें सही है, लेकिन ऐसा नहीं आएगा 4। अब 6 है, 6 ऐसे नहीं आएगा, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर। निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। अब इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो पैटर्न ये है कि हम 19 को, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं कि 19 इंटू 2 इक्वल टू 38, 38 में 5 ऐड करेंगे तो 43 आ जाएगा। इसी प्रकार 43 इंटू 2 तो 86 आ जाएगा, उसमें हम 5 ऐड करेंगे, इसमें हम 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 90। फिर 90 इंटू 2 तो 180, तो इसमें हम एक कम 3 ऐड करेंगे तो 183, 183 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास आया 366। तो पिछले वाले में 3 किया था तो इसमें एक और कम करेंगे तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो 368। तो नेक्स्ट संख्या क्या होगी, 368 इंटू 2 जो कि 736 आ जाएगा, और इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो 737। तो इसका आंसर क्वेश्चन ऑप्शन 2 737 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। तो इसमें सीधा से कि 12 का वर्ग क्या होता है 144, और उसमें 5 ऐड कर देंगे तो 149। इसी प्रकार 21 का वर्ग क्या होता है 441, उसमें 5 ऐड करेंगे तो 446। तो ऑप्शन 3 446 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आई। तो इसमें भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो पैटर्न क्या है कि इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है कि इसमें 45 में कितने जोड़ के 72 आए, तो 45 में 27 जोड़ते हैं तो 72 आता है। फिर 72 में कितना जोड़ेंगे 101 आए, तो 72 में कितना जोड़ें तो 72 हम 29 जोड़ेंगे, उसमें 27 ऐड किया था, 27 में प्लस 2 ऐड करके 29 जोड़ेंगे। नेक्स्ट में हम 101 में कितना ऐड करें कि 133 आए, तो 101 में हम 32 ऐड करेंगे। तो मतलब पहली संख्या 27 29 में 2 ऐड किया, 29 से 32 में 3 ऐड किया,
ऐसे ही 133 से 169 में 36 ऐड करेंगे तो 32 में कितना ऐड हुआ, 4 4, तो 36 ऐड होके 169 आ गया। तो 169 से नेक्स्ट संख्या क्या आएगी, तो हम 36 में 5 ऐड करेंगे तो 41, तो 169 प्लस 41 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 210। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 210। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा कैसे सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। एक कागज को निम्नलिखित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया है, इस कागज को खोलने पर यह कैसे दिखाई देता है। तो ये हम एक छोटा सा कागज लेके खुद काट के भी देख सकते हैं या अच्छे से ऑब्जर्वेशन करके भी हम देख सकते हैं। इसका आंसर जो होगा वो थर्ड होगा। आप इसको घर पर प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक कोड भाषा में PRVOVN को PSQOFW लिखा जाता है, उसी भाषा में MONGER को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि इसमें आपको जैसे कि डायग्राम में आपको मैं समझा रहा हूँ कि जो कि PROVEN है उस पर हम क्रमांक डालते हैं कौन से किस नंबर पे आते हैं, ऐसे हम PSQOFW पे डाला हुआ है। तो हम देखेंगे कि जो P है वो थर्ड दूसरे वाले के थर्ड को पहले इसका है कि 16 पे तो क्यों 17 पे, और वहीं जो इसका ऊपर वाले का थर्ड है वो नीचे वाले को फर्स्ट को रिप्लेस कर रहा है, जो मिडिल का है वो मिडिल को रिप्लेस कर रहा है। तो और इसमें हर में एक एक ऐड होता जा रहा है, एक एक डिजिट ऐड हो। तो 16 + 1 17, 17 कीजिए क्यों, और ऐसे 18 + 1 19, 19 पे आता है एस, ऐसे 15 + 1 16, 16 पे पी आता है जो फर्स्ट स्थान पर आ जाएगा। ऐसे ही इधर इन तीन लास्ट के 3 डिजिट में पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यही हम MONGR के साथ करेंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा OPNSFH। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर। अब हम मैथ की बात करते हैं सेक्शन 3 पे, जो कि जिसमें 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, एक महिला को पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों ओर के लिए सवारी का प्रयोग करती है तो उसे 2 घंटे कम समय लगता है। यदि वह दोनों ओर पैदल चलती है तो उसके द्वारा लिए जाने वाले समय का आधा समय कितना होता है। तो एक साइड से पैदल और उधर से वापस सवारी से आते हैं तो उसे 3 घंटे 20 मिनट लगता है, और जबकि दोनों साइड से सवारी का यूज में लेती है तो उसे 2 घंटे कम समय लगता है। मतलब उसको 3 घंटे 20 मिनट में 2 घंटे माइनस करेंगे तो उसको 1 घंटा 20 मिनट लगता है। अब 1 घंटा 20 मिनट उसको दोनों ओर सवारी से जब सवारी का यूज़ करते हैं तब लगता है। तो एक साइड को उसको जाने में कितना समय लगा होगा तो सवारी से, तो 1 घंटा 20 मिनट मतलब 80 मिनट उसका आधा कर देंगे तो 40 मिनट। तो एक साइड से सवारी से जब जाते हैं तो 40 मिनट लगता है। तो अब 40 मिनट 3 घंटे 20 मिनट हम माइनस कर देंगे तो एक साइड को पैदल चलने में जाने में जो समय लगता है वो आ जाएगा। तो 40 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 घंटे 40 मिनट लगता है, और दोनों साइड पैदल चलेगी तो 2 घंटे 40 मिनट प्लस 2 घंटे 40 मिनट, तो 5 घंटे 20 मिनट का समय टोटल लगेगा। तो उसका हाफ कितना होता है, 2 घंटे 40 मिनट। तो इसका ऑप्शन 2 घंटे 40 मिनट इसका राइट आंसर, जैसे कि आपको चित्र में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13.5% हो जाती है तो वार्षिक ब्याज 3690 बढ़ जाता है तो मूल धनराशि कितनी होगी। तो हम 13.5% में से 9% माइनस करेंगे, तो हम 9% माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5%। तो 4.5% किसके बराबर है, 3690। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1% हमारे बराबर हो जाएगा 820 के। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 82,000। तो जो धनराशि वो मूल धनराशि कितनी होगी 82,000, जैसे चित्र में दिखाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 5 मित्रों का औसत मासिक वेतन 62,000 है। 5 मित्रों में से एक सुरेंद्र की पद उन्नति हो गई और उसके वेतन में वृद्धि हो गई। यदि उनके वेतनों का नया औसत 64,250 है तो सुरेंद्र के मासिक वेतन में कितनी वृद्धि हुई है। उनका मासिक औसत 5 होगा कितना है 62,000 है, और नया औसत कितना है 64,250। तो 64,250 कितना एक्स्ट्रा औसत बढ़ा है 2,250। इनका औसत इंक्रीज हुआ है 500 में, तो 2,250 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो टोटल इंक्रीज कितना सैलरी इंक्रीज हुई है उसमें 11,250। तो आंसर चौथा 11,250। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है। यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। तो इसका सीधा सा आंसर है कि हम मान लेते हैं कि किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है। तो वस्तु की लागत है वो 100 रुपये है और उसका लाभ 120% है, तो मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जब उसको 220 रुपये में बेचेगा तो उसको 120 रुपये का फायदा होगा, मतलब 120% उसको लाभ हो जाएगा। तो क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया और उसका जो लाभ है वो 120 रुपये, और जो उसका विक्रय मूल्य बनेगा वो 220 रुपये। अब हम आगे क्या बोल रहे हैं, यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए तो लागत 100 रुपये थी तो 25% बढ़ा दी जाएगी तो 125 हो जाएगी, और वो विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए, विक्रय मूल्य हमारा 220 रुपये तो उसको हमने नियत रखा जाए, तो प्राप्त होने वाला लाभ तो कितना लाभ प्राप्त होगा 220 माइनस 125,
तो 95 रुपये हमको लाभ प्राप्त हुआ है। प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा, तो 95 विक्रय मूल्य कितना है 220, तो 95/220 × 100। तो ये सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 43%। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले 10% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के अंत में 20,947.50 हो जाती है। उसी धनराशि पर पहले की 3 गुनी ब्याज दर पर 4 से 2/5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसका सबसे पहले हमको दिया हुआ है कि एक वर्ष के अंत में धनराशि कितनी हो जाती है, 20,947 रुपये हो जाती है टोटल धनराशि ब्याज समेत। तो मान लेते हैं कि मूलधन 100 रुपये था, और जो कि चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से है, तो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज में हम जो दर होती है वो हाफ हो जाती है और समय दुगना हो जाता है। तो जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर अपॉन 100 पावर समय। तो 20,947.50 इक्वल टू एक्स इंटू दर आधी हो गई, तो 105/100 पावर एक वर्ष से तो समय दुगना हो जाता है तो 2। इसको सॉल्व हम करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 19,000 रुपये। अब 19,000 रुपये आने के बाद, अब इसका सीधा सा 19,000 आने के बाद अब हम इसका ब्याज 3 गुना करना है, तो मतलब 30% ब्याज हो गया। और वर्ष कितना दिया हुआ है हमको, 4 से 2/5, जिसके हमको फ्रैक्शन तोड़ लेंगे तो मतलब 5 चौको 20 और 2 22/5। तो इसको साधारण ब्याज होता है हमारा 19,000 इंटू 130/100 इंटू 22/5। इसको सॉल्व करें तो हमको आ जाएगा 25,080 रुपये। तो इसका ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 2 छात्रों ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में कुल 4,400 का भुगतान किया गया है। यदि ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया गया है, तो बी को कितनी राशि का भुगतान किया गया है। तो इसका सिंपल से ए और बी, ए को कितना 120% भुगतान किया गया है, ए कैसे, तो ए को 120 हो जाएगा और बी को 100 हो जाएगा। तो इसको हम फ्रैक्शन इसको हम काट लेते हैं, तो 6:5 में इनको डिवाइड कर देंगे। 6 और 5 11 होते हैं, तो 11 से हम डिवाइड कर देंगे 44 को, जो आ जाएगा 400। तो बी को कितनी राशि का भुगतान किया गया, तो बी के फ्रैक्शन अनुपात 5 है, तो 5 × 400 = 2,000। इसका आंसर हो जाएगा 2,000। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए में, 40% घरेलू खर्चों और राशन पर, और शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 3,800 है, तो शिक्षा और अन्य मदों पर किए जाने वाला खर्च कितना है। तो सीधा सा है कि किसी का मासिक वेतन 100% मान लेते हैं, तो 22% और 40%, 22% घर के किराए में और 40 घरेलू खर्चों में और राशन पर कर देता है। तो 40 और 22 62% तो वो इन्हीं चीज़ों में कर देता है। शेष कितना बचा उसका, शेष बचा उसका 38%। तो शेष आएगा 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च कर देता है। तो 38 का 50% कितना हो जाता है 19%। तो 19% उसने खर्च कर दिया, बचा उसके पास 19%, जो कि उसकी बचत 3,800 के इक्वल है। तो 19% 3,800 के इक्वल है। तो हमको निकालना है कि अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्च कितना है। तो अन्य शिक्षा और अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्च कितना करता है, 19% ही करता है। तो जो कि 19% कितने के बराबर है, 3,800। तो इसका आंसर हो जाएगा 3,800। क्वेश्चन नंबर 8, 0.529 और 2.01 का गुणनफल 1 से कितना अधिक होगा। अब इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.06329 आ जाएगा, जो कि 1 से 0.06329 अधिक है। क्वेश्चन नंबर 9, ए किसी काम को 40 दिनों में और बी उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया, लेकिन फिर बाद में बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए एक काम को 40 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो ए काम 1/40, और बी उसी काम को एक दिन में कितना काम करता है 1/50। दोनों साथ में मिलकर 5 दिन काम करते हैं, तो दोनों साथ में मिलकर कितना एक दिन में कितना काम करेंगे 1/40 + 1/50। तो 5 दिन तक साथ में काम किया, तो इंटू 5, तो टोटल काम कितना हो गया, उन्होंने 5 दिन में 9/40 उन्होंने टोटल काम कर दिया। अब कितना काम बचा, किसी काम का 1 काम का 9/40 हिस्सा उन्होंने कर दिया, तो 1 - 9/40 करेंगे तो 31/40 काम अब बचा हुआ है, जो बी, तो वो बाकी काम सब ए को करना है। तो ए एक दिन में कितना करता है 1/40, तो इतना ए एक दिन में करता है, तो टोटल काम उसे करना है 31/40। अब तो इसको हम 1/40 31/40 में 1/40 से हम डिवाइड करेंगे तो टोटल दिन निकल के आ जाएंगे, जो कि आएंगे 31। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन 31। क्वेश्चन नंबर 10, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 3,432 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल
10, 5, 4 और 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब सीधा सा इसमें 10 से ही पता चल जाएगा कि क्या संख्या जोड़ें इसमें जो उसका योगफल 10 से डिवाइड हो जाए पूरी तरह से। तो 10 से वही संख्या डिवाइड होती है जिसके लास्ट में 0 हो। तो 3432 में 0 कब आई जब हम लास्ट में 8 जोड़ दें। जब 8 जोड़ देंगे तो ये संख्या कितनी बन जाएगी, ये संख्या बन जाएगी 3440। तो इसमें का आंसर हो जाएगा 1 3440 बन के 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी, 2 से भी। क्वेश्चन नंबर 11, एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाली एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने में खूंटे से बंधी है। रस्सी की लंबाई 14 मीटर है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जिसमें गाय घास चर सकती है। अब हमारा जो घास का मैदान है वो वर्गाकार है, वर्ग के कोने पर बंधी हुई है, जिसकी रस्सी की लंबाई 14 मीटर है। तो 14 मीटर एक त्रिज्या हो गई और एक त्रिज्या खंड बन जाएगा। जैसे कि हमने जो गाय चर सकती भाग वाला हमने हाईलाइट किया हुआ है फोटो में। तो r बराबर 14 मीटर हो गया। तो हम जानते हैं कि जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है तो उससे हमने कहा इसको निकाल देंगे। त्रिज्या पहली बात तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है कि पाई r स्क्वायर होता है, और उसको हम ये त्रिज्या खंड चौथे भाग बन रहा है तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो उसका जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 154 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 24.5 सेंटीमीटर इंटू 16.5 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर के विभवाओं वाले लोहे के घनाभ को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या कितनी होगी। अब को पता है घनाभ का आयतन कितना होता है, L गुना B गुना H, लंबाई गुना चौड़ाई गुना H। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा आयतन। तो जबकि गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन का फॉर्म होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू घनाभ का आयतन। अब ये हम वैल्यू रख के और इसका गोले की त्रिज्या आर निकालें जो कि हमारा आएगा 10.5। क्वेश्चन नंबर 13, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% के 3 क्रमिक छूट देने के बाद उसे 2230.40 में बेचा जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। मैंने अंकित मूल्य x है तो 15% की छूट देंगे तो कितना राशि बचेगी 85/100 इंटू ऐसी 20% की देंगे तो कितनी राशि बचेगी 80/100 और 18 की देंगे तो 82/100 इक्वल टू 2230.40। तो अब इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारे x की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 4000। इसका आंसर 4000। क्वेश्चन नंबर 14, x प्लस वाई माइनस जेड अनुपात y माइनस जेड प्लस 2w अनुपात 2x प्लस जेड माइनस w बराबर 2:3:1 है। तो 5w माइनस 3x माइनस जेड अनुपात 3w का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन 5 2:3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, दो संख्याओं का गुणनफल 9216 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। उन संख्याओं के बीच अंतर क्या है। तो हम जानते हैं कि मान लेते हैं बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। तो x इंटू वाई हमको दिया है 9216 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 0 होता है और भागफल 16 है। तो x/y बराबर 16 जाएगा। x बराबर 16 भाई तो x की वैल्यू हम इधर रख देंगे तो 16 y स्क्वायर बराबर 9216, y स्क्वायर बराबर 576 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 24 और तो x की वैल्यू आएगी 24 इंटू 16 360 आ जाएगी, सॉरी 384 आ जाएगी। और उसमें से हम y की वैल्यू 24 घटा देंगे 360। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो 360 आएगी क्योंकि y जो छोटी संख्या है वो 24 है, जो बड़ी संख्या है वो 384 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 9216 आएगा। अब हम कंप्यूटर के सवालों पर आते हैं। कंप्यूटर के सवाल सेक्शन 4A पार्ट डी कंप्यूटर। अब इसका पहला सवाल है MS वर्ड 2007 में 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन होगा 4 0.5 इंच का। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। तो इसमें वेब प्रशासन इसमें शामिल नहीं है, बाकी तीनों इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3, MS वर्ड 2007 में टेबल प्रॉपर्टीज के बॉर्डर और शेडिंग विकल्प का उपयोग निम्नलिखित में से किसके अप्लाई करने के लिए किया जा सकता है। तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए किया जा सकता है, जबकि मेलिंग और रिटेंशन मार्जिन में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक स्प्रेडशीट में सेल को एडिट करने के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची 1 के मदों का सूची 2 के मदों के साथ सबसे अच्छा मिलान करता है। तो इसमें सूची 1 में हमको ये दिया हुआ, सूची 2 में ये। तो एंटर हमको सीधी सी बात है, एंटर हमको आपको नीचे अगले सेल में ले जाता है। तो पहले में बी आएगा, दूसरे में शिफ्ट प्लस टैब जब दबाते हैं तो आपको बाईं ओर अगले सेल में ले जाता है। तो इसका डी हो जाएगा। तो पहले में बी, दूसरा में डी, और जो टैब है वो आपको दाईं ओर अगले सेल में ले जाता है। जो एरो की है वो आपको एरो की दिशा में ले जाता है। तो इसका ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, MS एक्सेल वर्कबुक 2007 में डिफॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती हैं। तो इसमें 3 वर्कशीट होती हैं डिफॉल्ट रूप से। तो ऑप्शन 4 3 ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6,
MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू बार का एक विकल्प नहीं है। तो इंसर्ट भी हम देखते हैं कि MS वर्ड 2007 में इंसर्ट भी होता है, होम भी होता है और पेज लेआउट होता है, लेकिन उसमें इंटरनेट नहीं था। तो इसका आंसर पहला इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 7, MS वर्ड 2007 में किसी टेबल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल अलाइनमेंट का एक विकल्प नहीं है। तो अलाइनमेंट टॉप लेफ्ट भी होता है, सेंटर भी होता है और बॉटम भी होता है, बॉटम राइट, लेकिन अलाइन अक्रॉस नहीं होता। तो इसका ऑप्शन 3 सही आंसर होगा। तो MS वर्ड 2007 से 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो MS वर्ड 2007 2010 इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है। तो ईमेल हम जानते हैं कि @domain.com ये तो पीछे लगता है, बाकी @ से पहले हम अल्फाबेट यूज़ कर सकते हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम अल्फाबेट यूज़ हो रहा है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें अल्फाबेट, लेकिन यहाँ पे बिना कुछ यूज़ किए और ये स्लैश ऐसे हम यूज़ नहीं कर सकते इसका। ऐसे कभी आपने ईमेल आईडी भी नहीं देखी होगी। इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। वेब ब्राउजर और उनके विक्रेताओं के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची 1 के मदों का सूची 2 के मदों के साथ सबसे अच्छा मिलान करता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर वो किसके साथ होता है, मोजिला फाउंडेशन, ये नहीं होता, माइक्रोसॉफ्ट का है इंटरनेट एक्सप्लोरर। जबकि सफारी है वो एप्पल का है और सी मंकी है जो मोजिला फाउंडेशन का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। तो टेक्स्ट फंक्शन मिड राइट लेफ्ट ये होता है, ये कॉम्बिन नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। तो ये हमारे पूरे दिल्ली पुलिस के 27 तारीख के मॉर्निंग वाले शिफ्ट का पूरा वीडियो सॉल्यूशन है।